दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है एग्जाम स्कैनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपीजीएससी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी, टीआरई शिक्षक भर्तियों की बेहतर तैयारी के लिए हम आज के इस वीडियो में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार के अंग टॉपिक से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी हेल्पफुल होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सरकार के अंगों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, किसने कहा है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? बेंथम, जेएस मिल, कैसिवियर और डाइसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर होगा यहां पर आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी। जेएस मिल ने यह कहा है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के नमूने पर। भारत में विधायिका ब्रिटेन के नमूने पर निर्मित हुई है। विधायिका से आशय संसद से है। भारत की संसद राष्ट्रपति तथा दो सदन राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। भारतीय संविधान पर कुछ जो प्रमुख विदेशी प्रभाव पड़े हैं उन पर बात करते हैं। तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। आपात उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। मूल कर्तव्य संयुक्त राज्य पूर्व सोवियत संघ से। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ऐसा प्रावधान कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है? भारत, चीन, पुर्तगाल या टर्की? तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है, क्योंकि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और द्विसदनात्मक शासन प्रणाली जो है वो संघात्मक शासन का एक प्रमुख लक्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? बार्कर, गार्नर, गिलक्राइस्ट या ब्राइस? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राइस ने कहा है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? संसदीय, अध्यक्षात्मक, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? और राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, संसदीय जो है शासन पद्धति में सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? परंपरा तथा रीति रिवाज, धर्म, कानूनी टीकाएं, विधान मंडल? और राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी, विधानमंडल कानून के सर्वमान्य स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, आधुनिक समय में अनेक कारणों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से सही कारणों का चयन कीजिए। क्यों व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है, इसके कारणों को चुन करके सही कूट का चयन करते हुए उत्तर देना है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, प्रदत्त विधान की अवधारणा, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा, प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। अब राइट आंसर यहाँ पे जो चार ऑप्शन है इनमें से आपको चुनना है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का आप सभी लोग देखें तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा यहां पर ऑप्शन सही है। क्यों सही है? ये इस परिप्रेक्ष्य में सही है, व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है, इसको ये बिंदु स्पष्ट रूप से चिन्हित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है, क्यों है?
ऑप्शन ए उसमें राज्याध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, ऑप्शन बी या कई राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का यूनियन है, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और यहां पर अगर आपने ऑप्शन सी को चुना है तो आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसमें राजाध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होता है। अब थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर चीजों को जो समझनी है आपको। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से हो सकता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता है। कूले के अनुसार गणराज्यीय शासन प्रणाली जन निर्वाचित प्रतिनिधियों की शासन प्रणाली होती है। वहीं न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के शब्दों में गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें अंतिम विश्लेषण में सर्वोच्च शक्ति जनता में, ना कि राजा जैसा कि किसी एक व्यक्ति में निहित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? संसद की संप्रभुता, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन, बहुमत का शासन। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो संसदीय सरकार का एक प्रमुख लक्षण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लास 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। एक कथन ए है एवं दूसरा उसका कारण आर है। कथन कहा गया है 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी गई है। कारण कहा गया है कि अधिकांश विधायिकाएं बातों की दुकान में बदल गई हैं जो रबर स्टैंप की तरह काम करती हैं। अब नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए दोनों ए तथा आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सही हैं जहां पर आर के द्वारा ए की सही व्याख्या प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी सी कनाडा, ऑप्शन डी भारत। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है क्योंकि यहीं से व्यवस्थापिका सभाओं के विचार का विश्व में विस्तार एवं प्रचार हुआ है। ब्रिटिश संसद में सम्राट, लॉर्ड सभा तथा लोक सदन शामिल होते हैं। लोक सदन को प्रथम सदन तथा लॉर्ड सभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। लॉर्ड सभा लोक सदन की अपेक्षा प्राचीन है। अगला प्रश्न जो है अब कार्यपालिका से संबंधित होगा, उस पर बात करेंगे। प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है शासन के एकात्मक स्वरूप में क्या होता है? ऑप्शन ए कार्यपालिका में विधायिका की शक्ति का पृथक्करण होता है, ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन होता है, ऑप्शन सी कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और ऑप्शन डी एक दलीय व्यवस्था होती है। और दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं मिलेगा एकात्मक शासन व्यवस्था के रूप में, और ये ऑप्शन आपको यहां पर सभी जो गलत हैं। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो चीजें थोड़ी क्लियर होंगी। उपयुक्त प्रश्न का कोई भी विकल्प शासन के एकात्मक स्वरूप से संबंधित नहीं है। कार्यपालिका में विधायिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। शक्तियों का विभाजन संघात्मक व्यवस्था में पाया जाता है। तीसरे विकल्प में संसदीय व्यवस्था की विशेषता प्रकट की गई और चतुर्थ विकल्प में एक दलीय व्यवस्था को एकात्मक शासन से संबंधित नहीं किया जा सकता। एकात्मक शासन व्यवस्था एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय किसी भी दलीय व्यवस्था से संबंधित हो सकती है। तो ये इस प्रश्न में कोई भी ऑप्शन आपका सही यहां पर नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है अमेरिका, रूस, इंग्लैंड या चीन। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश में बहुल कार्यपालिका है? नेपाल, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है क्योंकि स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों वाली कार्यपालिका वर्तमान में है और कार्यपालिका में शामिल 7 सदस्यों में शक्ति और उसके प्रयोग की समानता है। इन 7 सदस्यों में बारी बारी से एक अध्यक्ष नियुक्त होता है जिसकी भूमिका केवल कार्यपालिका के सदस्यों की अध्यक्षता करना ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है राज्य की विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियों को नियंत्रित करने हेतु मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विधायिका की सर्वोच्चता, कार्यपालिका की सर्वोच्चता, नियंत्रण एवं संतुलन, तानाशाही राज्य।
और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण एवं संतुलन। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, सेंट थॉमस एक्विनोस, बेंथम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ जो है नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन भी जो है मॉन्टेस्क्यू ने किया है, और इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है स्पिरिट ऑफ लॉज, जो हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती है। हालांकि मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के जो है कुछ संकेत जो है वो लॉक की पुस्तक सिविल गवर्नमेंट में भी आपको देखने को मिलती है। ब्रिटेन के एक विधिशास्त्री ब्लैक स्टोन ने भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का बाद में विस्तार से विवेचन किया है, लेकिन वो मॉन्टेस्क्यू के बाद में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य अध्यक्ष के प्रति, संसद के निचले सदन के प्रति, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति, विरोधी दल के नेता के प्रति। तो राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? कानून बनाना, न्याय करना, प्रशासन चलाना और कूटनीति। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य प्रशासन चलाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं? प्रधानमंत्री, संसद, मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति में? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां जो हैं वो मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सम्राज्ञी, प्रधानमंत्री। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री जो पद है वो केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या न्यायपालिका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है शून्य आधार बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई? ऑप्शन ए रीगन द्वारा, विस्कॉन्सिन के बजट से, निक्सन द्वारा ओहायो के बजट से, आइजनहावर द्वारा न्यूयॉर्क के बजट से, जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट से। तो राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर डी, जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट से। शून्य आधार बजट की प्रक्रिया को 1973 में जॉर्जिया के गवर्नर जिमी कार्टर ने पीटर पीहर की सहायता से शून्य आधार बजट जो है वो आरंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? वाद विवाद तथा बहस, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, सदन से बहिर्गमन। और राइट आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सदन से बहिर्गमन। लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए अनेक प्रक्रियागत उपाय उपलब्ध हैं, जैसे स्थगन प्रस्ताव, जिसे एडजॉर्नमेंट मोशन कहते हैं, ध्यानाकर्षण सूचनाएं, कॉलिंग अटेंशन, अल्पकालीन चर्चाएं और नियम 377 के अधीन उल्लेख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है सत्ता का विलय किसकी विशेषता है? संसदीय सरकार की, अध्यक्षीय सरकार की, इनमें से दोनों की, इनमें से किसी की नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्ता का विलय संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, संचित मत प्रणाली, सीमित मत प्रणाली, सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक संसदीय सरकार प्रकार की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? राज्य का प्रमुख, मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? और राइट आंसर होगा आप सभी के लिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? कानून बनाना, नीति निर्धारित करना, कानून को लागू कराना, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य कानूनों को लागू कराना है। तो अब बात करेंगे कार्यपालिका के बाद न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चंस को। न्यायपालिका से संबंधित पहला प्रश्न आप सभी के सामने है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद आया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला एम हिदायतुल्ला, पी एन भगवती, ए एम अहमदी, ए एस आनंद। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को थोड़ा समझने की जरूरत है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन आपके लिए सही नहीं होगा। बहुत सारे लोग यहां पर पी एन भगवती को चुनेंगे, लेकिन चीजें बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। यहां पर पूछा गया है मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे कि पीआईएल हम लोग कहते हैं, की शुरुआत हुई। इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी एन भगवती द्वारा 1979 में हुसैन आरा खातून केस में जनहित याचिका स्वीकार की थी। इस याचिका को पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने दाखिल किया था। उन्हें जनहित याचिका की माता यानी मदर ऑफ पीआईएल के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि जिस समय पी एन भगवती ने यह याचिका स्वीकार की थी उस समय वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश। और यहां पर प्रश्न पूछा गया मुख्य न्यायाधीश के बारे में, तो यह चीज आपको समझनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति 17 जुलाई 1973 को हुई, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक था। जबकि जनहित याचिका स्वीकार करने के समय वाई बी चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अतः दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगर मुख्य ना यहां पर लगा होता तो आप सभी लोग राइट आंसर ऑप्शन बी कर देते, लेकिन मुख्य लगा है तो यहां पर आपके सामने वाई वी चंद्रचूड़ ऑप्शन में होना चाहिए, जो कि नहीं है। इस प्रकार से इसमें का कोई भी ऑप्शन आप सभी लोग इसके लिए सही नहीं चुन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्न में से चुनिए न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता क्या है? विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों को हटाना, विधायिका द्वारा न्यायाधीशों का मनोनयन, या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है इंग्लैंड की प्रणाली पर, अमेरिका की प्रणाली पर, फ्रांस की प्रणाली पर, या ऑस्ट्रेलिया की प्रणाली पर। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की प्रणाली पर भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, न्याय पंचायत कार्य करती है केवल सभी भारतीय राज्यों में, सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, कुछ राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में, और ऑप्शन डी है कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय पंचायत कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र है, संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, या प्रधानमंत्री के अधीन है? तो अधीन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कोई नहीं है, ये सारे ऑप्शन गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है कि संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? विधायिका, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका, या प्रेस? और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझने होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 126 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 में उल्लिखित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो है अनुच्छेद है जो आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है निम्न में से कौन सी विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है केंद्र और राज्यों में शक्ति का वितरण, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, ऑप्शन सी न्यायिक संगठन के दो समुच्चय, ऑप्शन डी लिखित संविधान। तो राइट आंसर यहां पर आपका सीधी सी बात होगा, न्यायिक संगठन के दो समुच्चय। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है? अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, या भारत? तो राइट आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। ऑप्शन ए संविधान के संरक्षक की भूमिका में, सलाहकार की भूमिका में, देश के न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी की भूमिका में, अपने रिक्त अधिकार क्षेत्र में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सलाहकार की भूमिका में भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य के उच्चतम न्यायालय से, संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसके हैं? पंडित नेहरू, अंबेडकर जी, के.टी. शाह, या दामोदर स्वरूप सेठ के? और राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के।
अब यहाँ पर बी ऑस्टिन ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को सामाजिक क्रांति का संरक्षक कहा है। वहीं ए कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार भारतीय संविधान का भावी स्वरूप बहुत कुछ सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं उसके द्वारा किए दिए गए दिशा निर्देशों पर निर्भर होगा। एम बी पायली का विचार है कि अपनी विधिक और व्यापक शक्तियों के कारण सर्वोच्च न्यायालय देश के न्याय क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है तथा देश के संविधान एवं कानूनों का संरक्षक भी है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। न्यायिक पुनर्समीक्षा का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था स्विट्जरलैंड में, भारत में, इंग्लैंड में या अमेरिका में? राइट आंसर आप सभी लोग इजीली कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या फ्रांस? और यहां पर आप इजीली राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुनेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है कि संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया है। बिना सोचे बिना देखे उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहां के संविधान द्वारा ली गई है? तो राइट आंसर यहां पर आप सभी का होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है यूएसए में, भारत में, इंग्लैंड में या फ्रांस में? रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी आसानी से यहां पर कर पाएंगे। क्यों नहीं है उस पर भी बात करते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य है कि न्यायपालिका को विधायिका द्वारा पारित कानूनों और अथवा कार्यपालिका के कृत्यों की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है और उसके बनाए कानून को न्यायपालिका द्वारा अवैध नहीं घोषित किया जा सकता है और इस तरीके से इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों। प्रश्न है, विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, भारत? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्दावली अपनाया गया है, जबकि भारतीय संविधान में जापानी संविधान की शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। इस आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच विधायी संस्था की विधि निर्माण क्षमता के साथ साथ इस आधार पर भी कर सकता है कि वह कानून की उचित प्रक्रिया की शर्तों को पूरा करता है या नहीं। अर्थात यदि वह कानून प्राकृतिक न्याय के कुछ समान सिद्धांतों के विरुद्ध हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यही कारण है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से अधिक है, क्योंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किसी भी विधि को असंवैधानिक तभी घोषित कर सकती है जब विधायिका के विधि निर्माण क्षमता के वह बाहर हो। भारतीय न्यायपालिका किसी विधि को अपनी उचित अनुचित धारणाओं के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो सरकार के अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चंस पर आधारित थी। उम्मीद करते हैं आपकी आगामी परीक्षाओं में ये काफी हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं जनमत से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट के रूप में। बने रहिए चैनल के साथ। जो भी भाई बहन चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक करते हुए साथियों में शेयर कर दीजिए फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।